हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बेहद अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो सेशन है वो रहने वाला है हमारा हिस्ट्री। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास किसे कहते हैं। इतिहास के बारे में हम जनरल सी थोड़ी सी बेसिक जानकारी डिस्कस करेंगे आज। तो आपको दिखाई दे रही होगी पीपीटी। आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे हम हिस्ट्री कि इतिहास होता क्या है। आप सभी आए दिन एक बात सुनी होगी, सभी आप किसी से भी पूछोगे कि इतिहास क्या क्या होता है तो आप सभी ने सुना होगा, सभी जो है वो घिसा पिटा सा आंसर देते हैं कि इतिहास जो है वो बीती हुई घटना जो है वो इतिहास कहलाती है। सभी जो है वो घिसा पिटा सा आंसर देते हैं कि हर बीती हुई घटना जो है वो हमारा इतिहास कहलाती है। ये आपकी जो है वो बिल्कुल रॉन्ग डेफिनेशन है। इतिहास जो है वो हमारी सिर्फ वही घटना कहलाती है जिसके हमारे पास क्या होते हैं, स्रोत मौजूद होते हैं और जिसका जो है हमारे समाज पर, अर्थव्यवस्था पर और राजनीति पर क्या होता है, बड़े पैमाने पर जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, वही हमारा इतिहास कहलाता है। तो आइए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इतिहास कैसे किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास अर्थात हिस्ट्री। अगर मैं बात करूं हिस्ट्री, इसको कहा जाता है इतिहास। आपका जो शब्द है इतिहास, ये दो वर्ड से बनकर मिला है। ये दो वर्ड से बनकर मिला है। जैसे पहला हो गया आपके पास इति, सबसे पहले हो गया आपके पास इति धन हास। ये क्या हो गया हमारा, इति धन हास हो गया हमारा इतिहास। अगर बात की जाए इति का मतलब होता है आपके पास ऐसे ही। इति का क्या मतलब हो जाता है आपके पास, ऐसे ही, अर्थात ऐसे ही। और दूसरा वर्ड था हमारे पास, वो था हमारे पास हास। हास का मतलब हो जाता है निश्चित तौर पर। क्या हो जाता है, निश्चित तौर पर। अर्थात जो घटना जो है वो हमारे पास जो है निश्चित तौर पर हुई होगी और जिसके हमारे पास क्या होंगे, सोर्सेज मौजूद होंगे और जिसका बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ेगा, वही हमारा इतिहास कहलाएगा। इतिहास सिर्फ बीती हुई घटना ही नहीं कहलाती है। अगर मैं बात करूं एग्जांपल, कल आपने पता नहीं क्या क्या किया होगा, क्या वो इतिहास कहलाएगा? नहीं। इतिहास सिर्फ वही घटना कहलाएगी जिसका बड़े पैमाने पर इंपैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोरोना, आप सभी जानते थे भारत में एक कोरोना आया था, तो उससे क्या हुआ, हमारी राजनीति, अर्थव्यवस्था सब पर क्या पड़ा था, बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ा था। सारे लोग जो है वो लॉकडाउन में घरों में बंद हो गए थे, लोगों के कारोबार भी बंद हो गए थे, सारा बिजनेस ठप पड़ गया था। तो उसका जो है वो इतिहास लिखा जाएगा। अर्थात इतिहास होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इतिहास को होने के लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो होना चाहिए हमारे पास स्रोत। सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, स्रोत, और दूसरा होना चाहिए इंपैक्ट मतलब प्रभाव। इंपैक्ट मतलब प्रभाव किसी भी राजनीतिक, अर्थव्यवस्था या किसी भी टॉपिक के ऊपर जो इसका बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ना चाहिए था। ये थी हमारी जनरल सी जानकारी कि इतिहास किसे कहते हैं। अब बात करते हैं इतिहास। सबसे पहले आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास, आप जिस सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हो, हमारे पास कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके जो है वो एक पिता होते हैं, उसके एक फादर होते हैं। तो इसी तरह से अगर आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछे कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो आप कह देना कि फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। यहां से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हेरोडोटस से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये मैंने अभी अभी आपको बताया कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। अगर एग्जामिनर पूछे कि इतिहास के पिता, तो आप कह देना हेरोडोटस। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन हो जाएंगे आपके पास, वो हो जाएंगे आपके पास हेरोडोटस। हेरोडोटस ने जो है वो क्या लिखा था, हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। अब इनको फादर ऑफ हिस्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो है हिस्ट्री के ऊपर काम किया था। हर घटना को इन्होंने क्रम वाइज लिखना शुरू किया। कोई भी व्यक्ति फादर तभी कहलाएगा जबकि उसके ऊपर क्या होगा, बहुत बड़ा पैमाने पर क्या होगा, योगदान दिया होगा। तो इन्होंने जो है इतिहास की घटनाओं को जो है वो किस तरह से लिखा था, क्रम वाइज लिखना शुरू किया, इसलिए फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत सी पुस्तक लिखी, उसका नाम था हिस्टोरिका। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी, हेरोडोटस से। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी, आप कह देना हेरोडोटस ने। ये जो आपके पास थी जो हिस्टोरिका पुस्तक थी, वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो आप कह देना हिस्टोरिका नामक पुस्तक जो है वो यूनान की क्षेत्रीय आयोनिक भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी, आयोनिक भाषा में लिखी गई थी। ये जो है वो यूनान की एक लोकल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास
नेक्स्ट आता है हमारे पास इतिहास के स्रोत को जो है वो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कभी भी आपसे पूछे एग्जामिनर की इतिहास के जो स्रोत हैं उनको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इतिहास के स्रोत को जो है हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आइए चर्चा करते हैं एक एक पार्ट की। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है हमारे पास पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले क्या आ जाता है? पुरातात्विक स्रोत अर्थात आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। दूसरा हो गया हमारे पास साहित्यिक स्रोत, मतलब लिटरेरी सोर्सेज। नेक्स्ट आता है हमारे पास विदेशी यात्रियों का विवरण। जैसे ही हम इतिहास को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इतिहास को जो है वो इतिहासकारों ने जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पुरातात्विक सोर्सेज, साहित्यिक सोर्सेज और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका कि जो पुरातात्विक जो सोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं आसान भाषा में, दुनिया की हर 90% चीज जो भी हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं वो हमारी जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आती है, पुरातात्विक सोर्सेज में आती है। जैसे आपके पास मार्कर हो गया, फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, जितनी भी चीजें हैं जिनको हम टच कर सकते हैं वो आती है हमारे पास पुरातात्विक सोर्सेज में। किताबों को छोड़कर 90% चीजें जो जिन्हें हम टच कर सकते हैं सिर्फ किताबों को छोड़कर वो आती है हमारे पास पुरातात्विक सोर्सेज में। नेक्स्ट है हमारे पास साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत वो होते हैं जैसे हमारे पास होगी पुस्तकें, कोई धार्मिक ग्रंथ, वो हो गए हमारे साहित्यिक स्रोत। नेक्स्ट है हमारे पास विदेशी यात्रियों का विवरण। जैसे भारत के इतिहास में आपने देखा होगा अलग अलग देशों से जो है वो विदेशी यात्री आते हैं और यहाँ पे पुस्तकें लिखकर भी गए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हेनसांग हो गए चीनी यात्री, बहुत सारे राइटर हैं। अब हमारे पास एग्जाम्पल आते हैं भवन और स्मारक। अभी अभी मैंने आपको बताया कि दुनिया की 90% चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं वो किसमें आती है? पुरातात्विक स्रोत अर्थात आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में। अगर आपसे पूछे कि भवन और इमारतें जो है किसमें आएंगी, तो आप कह देना पुरातात्विक स्रोत में। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिक्के। सिक्के किसमें आएंगे? क्योंकि इनको हम टच भी कर सकते हैं और इनका इतिहास भी होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे अब मेरे पास एक 10 रुपए का सिक्का है सपोज कीजिए, तो इस पे लिखा है भारत। अगर कभी आपसे पूछे कि भारत जो है वो, तो इससे आपको इतिहास ये पता लगेगा कि 10 रुपए का सिक्का किसी टाइम में भारत में था और उसमें क्या लिखा था? 2013। ये सिक्का जो है वो 2013 में बनाया गया था। इस पे लिखा था सत्यमेव जयते, अर्थात उस समय के लोग जो है वो सत्यमेव जयते को अपना मानते थे। इस तरह से आपका इतिहास लिखा जाता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं मूर्तियां। जितनी भी मूर्तियां हैं वो किस में पढ़ी जाती है? वो पढ़ी जाती है पुरातात्विक सोर्सेज में। नेक्स्ट आता है हमारे पास अभिलेख। जितने भी अभिलेख लिखे गए हैं वो उनकी जो चर्चा करते हैं हम पुरातात्विक सोर्सेज में। नेक्स्ट है चित्रकला, मोहरे और अवशेष। जब भी हमारे इतिहास में खुदाई की गई, जब भी हमारे पास फॉसिल्स मिले, उन सब का अध्ययन जो है हम पुरातात्विक सोर्सेज में करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अभी अभी मैंने बताया अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जो ताजमहल है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है या लिटरेरी सोर्सेज है, तो आप कह देना आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है। अभी अभी बताया इमारतें क्या है? पुरातात्विक सोर्सेज। इस तरह से हमारे पास बिल्डिंग हो गई, स्टैच्यू हो गई और जितनी भी मूर्तियां हैं वो क्या आएगी? पुरातात्विक सोर्सेज में। चलिए नेक्स्ट मैंने बात की थी क्वाइन। क्वाइन किस में आएंगे? पुरातात्विक सोर्सेज में। चलिए इस तरह से हम देखते हैं। अभी हमारे पास एक नोट करके जानकारी लिखेंगे जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जिस तरह से आपसे पूछा जाए कभी कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप कह देना अभिलेखों के अध्ययन को जो है वो एपिग्राफी कहा जाता है। ये बहुत ही बार आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर आपसे कभी पूछे कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप कह देना सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे बने कि भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, क्वेश्चन बनेगा कि पुरातत्व के जो जनक हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? वो थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन कभी बने कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी, तो आप कह देना 1861 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनेगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहां पे है, आप कह देना न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने बात की थी साहित्यिक स्रोत। आइए अब चर्चा करते हैं, एक एक टॉपिक वाइज चलेंगे। साहित्यिक स्रोत सबसे पहले पढ़े हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, मतलब जितनी भी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं वो आगे हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज अर्थात पुरातात्विक सोर्सेज। अब चर्चा करते हैं साहित्यिक सोर्सेज। ये जो साहित्यिक जो सोर्सेज हैं इनको जो है हमने
तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हमारे पास धार्मिक साहित्य अर्थात रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर हमारे वो आएंगे जैसे हमारे पास क्या आएंगे, ब्राह्मण साहित्य। जितने भी साहित्य हैं जिनमें जो है वो रिलीजन से रिलेटेड होंगे अर्थात हमारे धर्म से रिलेटेड होंगे, उनको हम पढ़ेंगे रिलीजियन लिटरेचर में। सबसे पहले पढ़ेंगे ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अगर मैं बात करूं ब्राह्मण साहित्य की, तो ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, वेद हो गए, पुराण हो गए, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेदांग, आरण्यक, ये सारे आ जाएंगे हमारे ब्राह्मण साहित्य में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बौद्ध साहित्य। आप सभी जानते हैं जो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए थे उनको, जैसे सूत पिटक हो गए, विनय पिटक, बुद्ध चरित्र, दिव्यावदान हो गया, इस तरह से और भी सारे जो है वो हम करेंगे चर्चा बौद्ध धर्म में। नेक्स्ट है हमारे पास जैन धर्म। एग्जाम में पूछा जाता है कि जैन धर्म के साहित्य किस तरह से लिखे गए थे, तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। कल्प सूत्र हो गया, भगवती सूत्र हो गया, भद्रभाव चरित्र हो गया, ये सारे हम पढ़ेंगे हमारे जैन धर्म में जब हम जैन धर्म को डिस्कस करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट जो हमारे पास साहित्यिक स्रोत है वो आता है हमारे पास गैर धार्मिक साहित्य अर्थात जिनका जो है वो धर्म से रिलेटेड नहीं होते। तो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे कौटिल्य। आप सभी जानते हैं कौटिल्य ने एक क्या लिखा था, अर्थशास्त्र। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आप कह देना अर्थशास्त्र। नेक्स्ट पूछा जाता है पाणिनि। पाणिनि ने क्या लिखा था, पाणिनि ने लिखा था अष्टाध्यायी। इस तरह से कभी आपसे पूछे कलहण, तो कलहण के लिए कौन सी पुस्तक हो जाएगी, रासतरंगिणी, कलहण की रासतरंगिणी। नेक्स्ट है बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आप कह देना हर्षचरित, कादम्बरी। और नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि कालिदास की जो फेमस पुस्तकें हैं या उन्होंने कौन से जो गैर धार्मिक साहित्य लिखा था, क्वेश्चन आपसे किसी भी तरह से पूछ लिया जा सकता है, तो आप कह देना कालिदास ने जो है वो रघुवंशम, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम, ये सारे जो है साहित्य लिखे गए थे। और पर इतिहास में इन साहित्य को कहां डाला गया है, वो डाला गया है आपके गैर धार्मिक साहित्य में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास संगम साहित्य। संगम साहित्य में हम चर्चा करेंगे मणिमेखल, जीवक चिंतामणि और शिल्पादिकारम और तिरुकरम। इस तरह से हमारा जो वो साहित्यिक स्रोत जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। इनको भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया था, एक धार्मिक साहित्य, दूसरा गैर धार्मिक साहित्य और तीसरा संगम साहित्य। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास लास्ट आता है वो है हमारे पास विदेशी यात्रियों का विवरण। जितने भी हमारे इतिहास में जो है वो विदेशी यात्री आए थे, अब उनकी हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनान एवं रोमन के लेखक। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम, यूनान और रोमन के लेखक। इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास मैगस्थनीज। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि मैगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो आप कह देना मैगस्थनीज ने लिखी थी आपकी इंडिका। नेक्स्ट आता है टॉलमी। टॉलमी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, आप कह देना भूगोल। नेक्स्ट है हेरोडोटस। अभी हमने बात की थी जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, हिस्टोरिका। कौन सी लैंग्वेज में, आयनिक भाषा। ये भाषा कौन सी थी, आयन की जो है, यूनान की जो है वो लोकल लैंग्वेज थी, वहां की क्षेत्रीय भाषा थी। इस तरह से हम यूनान और रोमन के लेखक की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास चीनी यात्री। चीनी यात्री में सबसे पहले आता है फाइयान। फाइयान ने एक बहुत ही खूबसूरत सी पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था फो क्योंकि। फो क्योंकि जो किसने लिखी थी, फाइयान ने। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास हेनसांग। तो हेनसांग ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, वो लिखी थी सी यू की। सी यू की पुस्तक किसने लिखी थी, आप कह देना हेनसांग ने। आपके जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें जो है आप प्रीवियस ईयर उठाओगे तो हर एग्जाम में जो है आपको जो राइटर और उनके द्वारा पुस्तक जो कौन सी लिखी गई है हर बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। इस तरह से नेक्स्ट आते हैं हमारे पास अरबी एवं अन्य लेखक। इसके बाद लास्ट है हमारे पास अरबी एवं अन्य लेखक। तो इसमें हो गया हमारे इब्न बतूता, रहला, आलू, मार्को पोलो। इस तरह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मेन है हमारा चीनी लेखक और यूनान और रोमन के लेखक। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो ज्यादा बनता है आपके जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम होते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन भारत इतिहास। अब हम बात करेंगे प्राचीन जो भारतीय इतिहास है। देखिए आप जब भी इतिहास पढ़ते हैं, इतिहासकारों ने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। इसी तरह से हमने सिर्फ बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास। तो जो हमारा जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसको भी हमने जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है हमारे पास प्राग ऐतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड। दूसरे नंबर पे आता है
आद्य इतिहास मतलब प्रोटो हिस्ट्री पीरियड, और जो थर्ड है वो आता है हमारा ऐतिहासिक काल अर्थात हिस्टोरिक पीरियड। इस तरह से हमने जो है वो 3 पार्ट्स में जो है प्राचीन भारतीय इतिहास को जो है वो डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं प्रागैतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसमें जो है वो कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। इसमें जो है वो कोई भी जो है वो लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करूं प्रोटो हिस्ट्री की, तो इसमें जो है वो हमारे जो है वो लिखित साहित्य मिल जाते हैं, जिससे जैसे कोई भी बच्चा होता है जन्म लेता है तो उसको जो क्या होता है वो लिखना नहीं आता है, तो वो आ जाता है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड। धीरे धीरे जो है वो कलम पकड़ना सीखता है, वो आ जाता है हमारा आद्य इतिहास मतलब प्रोटो हिस्ट्री। और जैसे ही वो पूरा जब ट्रेन हो जाता है, पूरा जब क्वालिफाइड हो जाता है, तो उसको जब हम उसकी जानकारी करेंगे तो वो हो जाता है हमारे पास हिस्टोरिक पीरियड, अर्थात उसमें जो है वो लिखित सोर्स भी मौजूद है और उनको जो है वो पढ़ा भी गया है। इस तरह से हमने जो है इतिहास को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर बात करें यहाँ पे जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होती थी, वो केवल पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर होती थी। मैंने सबसे पहले आपको बताया था पुरातात्विक सोर्स वही थे जिसको हम जो है वो टच कर सकते हैं। दुनिया की 90% चीजें सिर्फ किताबों को छोड़ के। नेक्स्ट इसमें थे अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक स्रोत थे, और इसमें जो है वो अध्ययन जो है वो पुरातात्विक और साहित्य दोनों स्रोत के आधार पर थे, जैसे आज की जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, इससे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो प्रागैतिहासिक काल आता है उसमें जो आता है वो हमारा आता है पाषाण काल मतलब अर्थात स्टोन एज। इसमें जो है हम पढ़ते हैं जो आद्य इतिहास है या प्रोटो हिस्ट्री है, इसमें हम स्टडी करेंगे हड़प्पा काल। हड़प्पा काल अगर एग्जामिनर कभी भी पूछे आपसे कि हड़प्पा काल को जो है वो इतिहास के किस पार्ट में आप स्टडी करते हैं, तो आप कह देना इतिहास को जो है हड़प्पा काल जो है वो हमारा प्रोटो हिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऐतिहासिक काल। इसमें जो है एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें पढ़ेंगे हम वैदिक काल हो गया, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, ये सारे जो है हम जो है वो हमारे हिस्टोरिक पीरियड में पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं बात करूं प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड, तो इसको जो है इतिहासकारों ने जो है वो पाषाण काल कहा है, स्टोन एज कहा है। स्टोन एज इसलिए कहा है क्योंकि इस टाइम जो है वो आदमी ने जो है वो पत्थर का यूज करना, पत्थर का इस्तेमाल किया था सबसे पहली बार। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जो है वो किसने, रॉबर्ट वुसफुट ने 1863 में जानकारी दी। आपसे यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि पाषाण काल के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो पाषाण काल के बारे में जो सबसे पहले जो जानकारी दी थी वो दी थी हमारे रॉबर्ट वुसफुट ने। अगर एग्जामिनर आपसे डेट पूछ ले कि कब दी थी, तो आप कह देना 1863 में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इनको जो है वो मद्रास के समीप पल्लवरम नामक स्थान से जो है वो कुछ प्रमाण मिले हैं स्टोन एज के। अगर आपसे प्रमाण पूछेंगे तो कब मिले थे, वो मिले थे आपको पल्लवरम नामक स्थान से। नेक्स्ट है पाषाण काल का विभाजन जो है वो पत्थर के औजार और जलवायु परिवर्तन के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास, ये जो है मैं आपको जस्ट जो है वो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रहा हूं जो अभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट है हमारे पास परिवर्तन के क्रम में जो है वो मानव जो है वो आदि मानव से ज्ञानी मानव की तरफ विकसित हो रहा था, जिसका क्रम जो है वो निम्नलिखित प्रकार से है। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी इतिहास में जो मानव था तो सबसे पहले जो वो झुककर चलता था, तो उस टाइम के जो मानव थे उनको नाम दिया गया है हमारे पास ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट है उसके बाद जो जब मानव ने थोड़ा सा विकास किया तो उनको कहा गया था होमो इरेक्टस। नेक्स्ट है हमारे पास निएंडर, और जब आज का जो मानव है जब उसको नॉलेज हो गई थी तो उसको नाम दिया गया था होमो सैम्पियस, जो आज का जो वो है ज्ञानी मानव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। अब नोट करके कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए। मानव का जो पहला प्रमाण है वो विश्व के सबसे पहले जो है मानव का जो प्रमाण है वो मिला है हमें दक्षिणी अफ्रीका। अगर एग्जामिनर कभी पूछे कि मानव का जो पहला जो प्रमाण है वो मिला है हमें दक्षिणी अफ्रीका से। इसमें हमें क्या मिला था, 2 पैरों से सीधा खड़ा होकर चलने वाला पहला मानव, उसको होमो इरेक्टस था। अगर कभी भी एग्जाम में पूछे कि सबसे पहले जो 2 पैरों पर खड़ा होकर चलने वाला मानव कौन था, आप कह देना होमो इरेक्टस। नेक्स्ट है मानव के आदि पूर्वज का नाम ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। क्या नाम था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। नेक्स्ट अगर बात की जाए, मनुष्य ने सबसे पहले
जी ब्रेली की खेती की, मतलब जी नहीं, यहाँ पे जौ आएगा। मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी खेती की थी? जौ की। आपसे बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले कौन सी खेती की थी? आप कह देना जौ की। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को अगर पालतू बनाया था, तो उसका आंसर हो जाएगा सबसे पहले जो है वो कुत्ते को जो है वो पालतू पशु बनाया था। नेक्स्ट अगर बात करूं, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो सबसे पहले जो है वो तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, मानव और स्तनधारी जीव का जन्म सर्वप्रथम जो है वो फ्लाइक्टोसिन काल में हुआ था। फ्लाइक्टोसिन काल में हुआ था। मनुष्य ने सबसे पहला औजार जो है वो अपना जो है वो कुल्हाड़ी भी बनाया था। ये सारी जो है आपकी थोड़ी सी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। अब आता है हमारे पास पाषाण काल। पाषाण काल अर्थात स्टोन एज। तो जो पाषाण काल है उसको भी जो है इतिहासकारों ने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? तो पाषाण काल को भी इतिहासकारों ने जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल हो जाता है आपके पास पैलियोलिथिक पीरियड। इसकी जो शुरुआत है वो प्रारंभ से लेके 1020 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल और नेक्स्ट है नव पाषाण काल। तो इस तरह से आपसे कई बार एग्जाम में जो है वो आपकी डेट भी पूछ ली जाती है। चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा लास्ट है। इस तरह से जो है वो आदि मानव का जो है वो क्या हुआ था? मानव का जो है वो इस तरह से क्रमिक विकास हुआ था। अभी अभी मैंने बताया कि 2 पैरों पर चलने वाला। सर जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं कि 2 पैरों पर खड़े होने वाला सबसे पहले व्यक्ति का क्या नाम था? इस तरह से मैंने बताया। पहले जो है वो आदमी धीरे धीरे चलना सीखता है, पहले वो बंदर की तरह चलता है, फिर धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है। इस तरह से वो लास्ट में जो है जब वो होमोसेम्पियस बन जाता है, जब उसको कंप्लीट नॉलेज हो जाता है, तभी वो है वो होमोसेम्पियस कहलाता है, अर्थात आज का ज्ञानी मानव कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसमें जो है क्या होता है, मनुष्य जो है वो शिकार करना सीख जाता है। और क्या होता है, आग का आविष्कार करना सीख जाता है, औजार का इस्तेमाल करना लग जाता है, और इस तरह से और भी जो है बहुत सारी जो है जानकारी जो है उसे पूरा पाषाण काल में मिल जाती है। इस तरह से हम बात करेंगे मध्य पाषाण काल की। जब हम कंटिन्यू लेक्चर को करेंगे, मध्य पाषाण काल में मनुष्य क्या सीखता है? चित्रकला और पशुपालन करना भी जो है वो मध्य पाषाण काल में सीखता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट, वो होता है नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल के भी कुछ तरह से आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कृषि करना कब सीखा था? तो एग्जामिनर कभी पूछे तो आप कह देना नव पाषाण के काल में जो है वो मनुष्य ने कृषि करना सीखा था, स्थायी जीवन जीना सीखा था, पहिए का प्रयोग करना, ठीक है, आभूषण और औजार जो है वो कुल्हाड़ी, खुरपी, कुदाल आदि का इस्तेमाल जो है वो नव पाषाण काल में करने लग गया था। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में थोड़ा सा डिस्कस किया। आइए थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं आज के सेशन के बारे में। हमने क्या क्या पढ़ा? तो सबसे पहले जो है हमने पढ़ा इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? तो आप कह देना हर बीती हुई घटना जो है वो इतिहास नहीं कहलाती। इतिहास होने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? स्रोत मौजूद होने चाहिए, होने चाहिए सोर्सेज, और दूसरा जो है हमारे पास बड़े पैमाने पर जो है वो प्रभाव पड़ना चाहिए। अर्थात प्रभाव मतलब इंपैक्ट पड़ना चाहिए उसका हमारी राजनीति पर, अर्थव्यवस्था पर, तभी वो हमारा क्या कहलाएगा? इतिहास। हर बीती हुई घटना जो है वो इतिहास नहीं कहलाती। बहुत सारे टीचर आपको बताते हैं कि हर बीती हुई घटना इतिहास कहलाती है। ये बिल्कुल आपकी रॉन्ग डेफिनेशन है। इतिहास सिर्फ वही कहलाएगा जिसके हमारे पास क्या होंगे? सोर्सेज मौजूद होंगे। चलिए इसके बाद हमने क्या चर्चा की? इतिहास जो है वो 2 वर्ड से बनकर मिला है, इति धन आस। इति का मतलब होता है ऐसे ही, हास का मतलब होता है निश्चित तौर पर, अर्थात ऐसी घटना जो निश्चित तौर पर हुई होगी वही हमारा इतिहास कहलाती है। इसके बाद हमने पढ़ा फादर ऑफ हिस्ट्री हो जाएंगे। आप कमेंट करके बताओ फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो वो हो जाएंगे आपके पास हेरोडोटस। नेक्स्ट हमने बात किया इतिहास के फादर हो गए हेरोडोटस। इन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका जो है वो यूनान की क्षेत्रीय भाषा थी। इसके बाद हमने चर्चा की कि जो इतिहास के जो स्रोत हैं उनको जो है हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? इतिहास के सोर्सेज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पुरातात्विक सोर्सेज, साहित्यिक सोर्सेज और विदेशी यात्रियों का विवरण। मैंने बताया कि पुरातात्विक सोर्सेज हमारे वो सोर्सेज होते हैं, दुनिया की 90% चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं वो हमारे पुरातात्विक सोर्सेज में आती है, सिर्फ किताबों को छोड़कर। तो इसकी में हमने एग्जांपल दिया था आपको, ताजमहल पुरातात्विक सोर्सेज हो जाएगा।
आपका मोबाइल फोन पुरातात्विक सोर्सेज हो जाएगा, मार्कर पुरातात्विक सोर्सेज हो जाएगा। अगर मैं बात करूं भगवत गीता, तो वो भगवत गीता जो है वो पुस्तक है, तो वो आएगी हमारी साहित्यिक सोर्सेज में। इसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया था सिक्के, सिक्के भी हमारे पुरातात्विक सोर्सेज हो जाएंगे। इस तरह से हमने डिस्कस किया साहित्यिक सोर्सेज। मैंने बताया कि साहित्यिक सोर्सेज वो होते हैं जिनके हमारे पास जो है वो ग्रंथ हो गए, किसी भी, जैसे ब्राह्मण साहित्य हो गया, बौद्ध साहित्य हो गया, जैन साहित्य। इस तरह से मैंने बताया कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, कलहण ने, ये सारे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।